हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने थायराइड ग्रंथि की संरचना और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि जो थायराइड ग्रंथि है वो 3 हार्मोन सिक्रेट करती है। आज की इस वीडियो में हम उन तीनों हार्मोनों के क्या कार्य है या यूँ कहे थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। 3 हार्मोन जो थे वो थे, एक तो था T4, एक था T3 और एक TCT। T4 को टेट्रा आयोडो थायरोनिन और जो T3 है इसमें आयोडीन वास्तव में 3 होता है, इसलिए ट्राई आयोडो थायरोनिन। और TCT जो है उसे TCT थायरो थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये जो विशेषकर ये जो T3 और T4 जो है इन दोनों हार्मोनों को थायराइड हार्मोन कहते हैं। थायराइड हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुख्य जो है आयोडीन से बनने वाले दोनों हार्मोन यही है। ये जो थायराइड हार्मोन जो है दोनों के दोनों, इनका निर्माण आयोडीन और टायरोसिन से होता है। टायरोसिन एमिनो एसिड, ये टायरोसिन क्या है? एक एमिनो अम्ल है। तो थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 और T4 का निर्माण आयोडीन और टायरोसिन एमिनो अम्ल से मिलने पर होता है। और यहाँ देखो टेट्रा आयोडो मतलब 4 आयोडीन जिसमें है वो T4 होगा और 3 आयोडीन ट्राई आयोडो जिसमें 3 आयोडीन है वो T3 होगा। ठीक है, ये जो ट्राई आयोडो वाला जो है T3 जो है अधिक सक्रिय होता है और T4 जो है वो कम सक्रिय होता है, लेकिन मात्रा में ये ज़्यादा होता है, ये कम मात्रा में होता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि T4 और T3 इन दोनों का सिक्रेशन जो है वो थायराइड फॉलिकल्स द्वारा होता है। किसके द्वारा? थायराइड फॉलिकल्स द्वारा। जबकि थायरोकैल्सिटोनिन जो है इसका सिक्रेशन पैराफोलिकुलर सेल्स जो है या सी सेल्स जो है उनसे होता है। इसका सिक्रेशन होता है सी सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल्स द्वारा। और ये जो है इनका सिक्रेशन दोनों का दोनों थायराइड हार्मोन्स जो है उनका सिक्रेशन थायराइड फॉलिकल्स द्वारा होता है। थायराइड फॉलिकल्स द्वारा। तो ये बेसिक है थायराइड ग्रंथि का जो आपको याद रखना है। जब भी कार्य होगा उससे पहले आपको ये चीज़ डिटेल से याद रखना है। ठीक है, T4, T3 और TCT। ठीक है, अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है। देखो, थायराइड ग्रंथि बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसीलिए इसे जीवन की रफ्तार कहते हैं। जीवन की रफ्तार, इसमें इसकी सारे कार्य छिपे हुए हैं। जीवन की रफ्तार, ये हमारी स्पीड मेंटेन करने वाली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। लगभग पूरे शरीर पर इस ग्रंथि से स्रावित ये जो थायराइड हार्मोन्स है उनका प्रभाव होता है, लगभग पूरे शरीर पर। खास करके हम देखें तो इसका मुख्य कार्य हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है, ऊर्जा प्रदान करना है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन आपको ये याद रखना है, ये हमें देती है ऊर्जा। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी को मेंटेन करने का, एनर्जी को बनाए रखने का, अपने शरीर को ऊर्जा देने का कार्य थायराइड ग्रंथि का है। ध्यान रखना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन की रफ्तार बनाने वाली ग्रंथि है। अब देखो, ऊर्जा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य। इससे देखो इसके सभी कार्य अभी आपको एक बिंदु में, एक लाइन में सारी बातें याद हो जाएगी। देखो कैसे ऊर्जा कैसे मिलती है। ऊर्जा हमें मिलती है ग्लूकोज का हो जाता है ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण, और उस ऑक्सीकरण से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल
प्लस बनता है ऊर्जा। सीधे सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ बहुत, अभी इसके सभी कार्य आपको समझ में आ जाएंगे। हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं या यूं कहें उसका दहन करते हैं, उसे जलाते हैं। ग्लूकोज जब जलेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण लाइन अपने ये है कि इससे बनेगी ऊर्जा, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि का काम यही है, ऊर्जा बनाना। तो ये जो बेसिक लाइन है बस इसके लिए काम करेगी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का काम क्या है? इस चीज को मेंटेन करना, इस लाइन को, ये जो रिएक्शन है इसको मेंटेन करना इसका कार्य है। अब मेंटेन कैसे कैसे करेगी? पहली चीज, इसको ग्लूकोज बनाए रखना है शरीर में, ग्लूकोज को शरीर में बनाए रखना है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या कर सकती है? आंत्र से ग्लूकोज का अवशोषण बढ़ाएगी। ये सभी अब इसके कार्य आने वाले हैं। आंत्र से ग्लूकोज अवशोषण को ये बढ़ाएगी। ग्लूकोज का अवशोषण, हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने को जल्दी से पचाना, उसको जल्दी से पचा के और ग्लूकोज जो बनेगा उसे अवशोषित करके आंत से, छोटी आंत से और ब्लड में डालेंगे। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा ठीक है, तो ग्लूकोज बढ़ेगा, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा। तो इस तरह ग्लूकोज बढ़ाएगा। दूसरा, ये ग्लूकोज कैसे बढ़ा सकता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा। तो दूसरा काम ये भी कर सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस बार बार हमने पढ़ा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और से बनना, यानी कि ग्लूकोज को एमिनो एसिड से बना रहे हैं या यूं कहें प्रोटीन से बनाए या फिर फैट वसाओं से बनाए, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के अलावा, कार्बोहाइड्रेट तो है ही ग्लूकोज, अगर उसके अलावा किसी अन्य पदार्थ से, वसाओं से या प्रोटीन से अगर ग्लूकोज बनता है तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इस तरीके से ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह ग्लूकोज को बढ़ाना हो गया। दो कार्य हो गए, आंत्र से ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज की मात्रा को ये बनाएगा। फिर आगे इसके जो कार्य है वो ऑक्सीजन से संबंधित है। कैसे? ये ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। जब भी मैं एरो ऊपर लगा रहा हूं तो आप उसको इंक्रीज करना, बढ़ना समझना। इसने क्या काम किया? ऑक्सीजन की खपत बढ़ानी है। खपत मतलब जो हमारे हमारे जो सेल्स है, टिश्यूज है, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ लगातार ये रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन को ये ज़्यादा करवाएगा, उस ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाकर। यहाँ दूसरी लाइन भी आ गई, ये क्या काम करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इस रिएक्शन को बढ़ाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की सक्रियता को बढ़ाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की सक्रियता को बढ़ाएगा। कौन बढ़ा रहे हैं? ये सब थायराइड हार्मोन्स का काम है, माइटोकॉन्ड्रिया की सक्रियता। अब ऑक्सीजन खपत बढ़ गई, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा सक्रिय है, तो हम श्वास ज़्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जरूरत पड़ रही है बार बार। तो जब ऑक्सीजन चाहिए तो हम श्वसन दर, ये जो है इसका एक और काम आ गया, ये श्वसन दर को बढ़ाएगा, यानी कि हम ज़्यादा सांस लेंगे। औसतन मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, लेकिन थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा सक्रिय है तो कितनी बार? वो 16 से ज़्यादा श्वास ले सकता है, ठीक है। श्वसन दर को बढ़ाएगा, यानी कि अब फेफड़े जो है वो श्वास ज़्यादा ले रहे हैं, श्वास ज़्यादा लेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, ब्लड के साथ अटैच होगी, तो ब्लड जो है उस फ्लो को भी बढ़ाना जरूरी है ताकि ब्लड ले लेके सेल तक पहुंचे। तो अगला काम इसका क्या हो सकता है? ये ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे, ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह जो है उसको इंक्रीज करेंगे, रक्त प्रवाह को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो सारे कार्य कहीं ना कहीं, ये जो थायराइड हार्मोन के सारे कार्य कहीं ना कहीं देखा जाए इस लाइन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। काम सिर्फ क्या है? ऊर्जा बनाना। चलो, अब ब्लड फ्लो कब ज़्यादा बढ़ेगा? ब्लड फ्लो कब बढ़ेगा? जब अपना हार्ट ज़्यादा काम करेगा, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट जो हमारा हृदय स्पंदन जो है, हृदय की जो स्पंदन करने की जो क्रिया है, 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है?
कितनी बीट्स होती है 72, 72। तो यहाँ 72 से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो देखो इसके कितने अच्छे अच्छे कार्य हो गए, कितने महत्वपूर्ण है ये जीवन की रफ्तार को बनाए रखने के लिए। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह ऊर्जा बनाने का इनका काम करना है। केवल आंत्र में ग्लूकोज का अवशोषण बढ़ाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को करना, ऑक्सीजन खपत को बढ़ाना, माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा सक्रिय करना, श्वसन दर बढ़ेगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी। ठीक है, और हम इस एक तरह से हमारे शरीर को जागरूक बनाने का ये काम करती है, ताकि जीवन की रफ्तार बढ़े, हमें जागरूक बनाने का काम करती है। अब देखो, अब आगे का कार्य इसमें आएगा। ऊर्जा बनेगी तो हमारे शरीर का ताप बढ़ेगा कि नहीं? तो एक तरह से इसका थर्मो रेगुलेशन में इसका काम हो गया। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? ताप नियमन। थर्मो रेगुलेशन, ताप नियमन, ताप रेगुलेशन, नियमन, ताप का नियमन। हमारे बॉडी का ताप नियमन ये कैसे करता है? टेम्परेचर को बढ़ाकर। ये हमारे शरीर के ताप को बढ़ाती है। ये जब थायराइड हार्मोन अपने शरीर में बढ़ेगा तो अपने शरीर का ताप थोड़ा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा बनेगी तो शरीर का ताप बढ़ेगा। ऊर्जा एक तरीके से और बना सकते हैं। कैसे? ये फैट मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देते हैं। फैट मेटाबॉलिज्म यानी कि वसा का उपापचयन। फैट यानी वसा, मेटाबॉलिज्म उपापचयन, यानी कि फैट जो हमारे शरीर में जो वसा जमी हुई है उस वसा को ये तोड़ते हैं, विघटित करते हैं, और फैट को मेटाबोलाइज कर दिए, उसको विघटित कर दिए, और विघटित करके ऊर्जा बनाएंगे। तो इस तरह अपने शरीर में चर्बी जो है, फैट जो है वो कम होगी। फैट का एक और रूप कोलेस्ट्रॉल भी ये कम करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। क्यों कम ही होगा? देखो, फैट का मेटाबॉलिज्म करेंगे, फैट को तोड़कर ऊर्जा बनाने का काम करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल को भी तोड़ेंगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? कम होगा। जब फैट मेटाबॉलिज्म होगा तो फैट के जो इकाई होती है वो क्या होते हैं? फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड्स को इंक्रीज करेंगे, फैटी एसिड अपने शरीर में बढ़ जाएंगे, वसाओं का अपघटन होने लग जाएगा, फैटी एसिड तो बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी इस तरह घटाने का काम करते हैं। तो थायराइड अपने शरीर के लिए वसा का पाचन करने में बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके शरीर में थायराइड की कमी हो, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ये देखो, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर थायराइड अपने शरीर में कम हो जाएगा, थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा, तो वसा का उपापचयन कम हो जाएगा। वसा का उपापचयन कम होगा तो बॉडी में वसा का जमाव बढ़ जाएगा, जमाव बढ़ेगा तो शरीर में मोटापा बढ़ना चालू हो जाएगा। तो थायराइड का कम होना मोटापे के बढ़ने को प्रेरित करने वाला एक कारक है। इसी तरह प्रोटीन का भी ये जो है, प्रोटीन के लिए अलग से हम कहेंगे, प्रोटीन का निर्माण में ये सहायक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में नहीं बल्कि प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होते हैं। तो इस तरह देखो, इसका बहुत सारे कार्य हमने सीधे एक लाइन से संबंधित पढ़ लिए। क्या क्या? ग्लूकोज बढ़ाने का काम करेंगे, ऑक्सीजन से संबंधित बहुत सारे काम, ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाना, माइटोकॉन्ड्रिया की सक्रियता को बढ़ाना, श्वसन दर को बढ़ाना, ब्लड फ्लो, हार्ट बीट, इन सबको बढ़ाना। इससे बनेगी क्या? ऊर्जा बनेगी, जिससे थर्मो रेगुलेशन का काम करेंगे, वसा उपापचयन करेंगे, वसा को शरीर में कम करेंगे। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा काम इसके जो महत्वपूर्ण है वो एक और है। ये अपने शरीर में, चूंकि ये लगभग इसी से संबंधित है। देखो, जब श्वसन दर बढ़ेगी, श्वसन का काम क्या है? श्वसन में ऑक्सीजन फेफड़ों में आई, उस ऑक्सीजन को पकड़ के हीमोग्लोबिन लेके जाता है प्रत्येक कोशिका तक। तो ले जाने का काम हीमोग्लोबिन कहाँ है? ब्लड में। तो ब्लड बढ़ना भी जरूरी है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में है। ठीक है, आरबीसी जो है ऑक्सीजन को लेके जाएगी प्रत्येक सेल तक, तो आरबीसी ज़्यादा होना ज़रूरी है कि नहीं? तो ये आरबीसी बढ़ाने का भी काम करता है। तो आरबीसी निर्माण में ये सहायक है, आरबीसी निर्माण में सहायक। और आपको मालूम होगा आरबीसी निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? सोचिए, आरबीसी का निर्माण उसे क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोएसिस। क्या कहते हैं?
इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। आरबीसी के निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। तो थायराइड हार्मोन इरिथ्रोपोएसिस की क्रिया को भी बढ़ाता है, इरिथ्रोपोएसिस की क्रिया को भी बढ़ाता है। अब थोड़े हट के काम है। एक है ये मेटामॉर्फोसिस में भी सहायक है। मेटामॉर्फोसिस को हम हिंदी में कहते हैं कायांतरण, काया में बदलाव, कायांतरण में सहायक है। आपने सुना होगा मेंढक का जो लार्वा होता है उसे कहते हैं टैडपोल। क्या कहते हैं? टैडपोल। तो इस टैडपोल लार्वा को वयस्क एडल्ट में, वयस्क या एडल्ट में बदलना का कार्य ये हार्मोन करता है। मेंढक का जो लार्वा है उस लार्वा को वयस्क में बदलने का काम थायराइड हार्मोन करता है। जिस जल में आयोडीन की कमी होती है, एक बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया था कि मेंढक के कुछ टेडपोल लार्वा को ऐसे जल में रखा जहां आयोडीन की कमी होती है, तो बताइए कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस की क्रिया प्रभावित होगी। कैसे? क्योंकि टेडपोल लार्वा वयस्क में तब बदलेगा जब उसको थायराइड हार्मोन मिल जाए। थायराइड हार्मोन किससे बनता है? आयोडीन से बनता है। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो टेडपोल लार्वा वयस्क में नहीं बदलेगा, यानी कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आपको ये भी ध्यान रखना है। थर्मो रेगुलेशन के साथ साथ आपको ऑस्मो रेगुलेशन भी याद रखना है। ऑस्मो रेगुलेशन, ये जो थायराइड ग्रंथि है ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी सहायक है। ऑस्मो रेगुलेशन को हिंदी में हम कहते हैं जल नियमन, यानी कि हमारे शरीर में हमारा जो द्रव्य है शरीर में, उस द्रव्य में जल और आयनों का जो संतुलन है, वो जो बैलेंस है, उस बैलेंस को बनाए रखने में भी थायराइड ग्रंथि महत्वपूर्ण है, थायराइड हार्मोन महत्वपूर्ण है। तो थर्मो रेगुलेशन में भी सहायक है, तो जल नियमन ऑस्मो रेगुलेशन में भी थायराइड हार्मोन सहायक होते हैं। जल और खनिज लवणों के संतुलन को बनाए रखने में ये हार्मोन सहायक है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आपको आयोडीन का महत्व भी इसके कार्यों के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आयोडीन देखो कितना महत्वपूर्ण है, अपने शरीर की जीवन की रफ्तार को बनाए। हम जो ये तेज जो हैं वो कहीं ना कहीं आयोडीन की वजह से हैं। अगर अपने शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हम सुस्त हो जाएंगे, अपनी जीवन की जो रफ्तार है वो स्लो पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो दांडी नमक का ऐड आता था ना कि ताऊ 2 रुपए की चाय कम पी लेना लेकिन आयोडीन नमक जरूर खाना, तो वो ही आयोडीन नमक वाली बात आपको याद रखनी है। आयोडीन आपके शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सुई की जो नोक होती है बस उतना ही एक दिन में चाहिए। नमक जो है वो आयोडीन युक्त होता है, लगभग वो ही सेवन करें आयोडीन युक्त नमक का, ताकि आपके जीवन की रफ्तार बनी रहे। ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ क्या क्या कार्य है थायराइड ग्रंथि के हार्मोन। अभी ये जितने भी कार्य हैं ये सब के सब थायराइड हार्मोन के कार्य हैं। क्या क्या किया? ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को बढ़ाना, ऑक्सीजन खपत को बढ़ाना, माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करना, श्वसन दर को बढ़ाना, ब्लड फ्लो को बढ़ाना, हार्ट बीट को बढ़ाना, आरबीसी के निर्माण की क्रिया को बढ़ाना, साथ ही साथ थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में ये सहायक है। फैट मेटाबॉलिज्म में साथ जो अपने शरीर में जो चर्बी होती है उसका विघटन करके ऊर्जा बनाना है, आपके शरीर में वसा को कम करता है। मेंढक में ये जो मेटामॉर्फोसिस करके और टैडपोल लार्वा को वयस्क में बदलता है। किस में बदलता है? वयस्क में बदलता है। ये सारे कार्य किसके हैं? थायराइड हार्मोन के। अब यहाँ एक और रह गया थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, इसका एक कार्य आपको बस याद रखना है और एक ही कार्य है कैल्सिटोनिन से ही यहाँ इसका काम है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम से संबंधित है। कैल्सी आ गया तो कैल्शियम आ गया। कैल्से थायरो शब्द इसलिए लगा, थायराइड से ये सीक्रेट हो रहा है। कैल्सिटोनिन मतलब कैल्शियम से संबंधित है। किससे संबंधित? कैल्शियम से तो है, लेकिन काम क्या करता है?
ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो ये क्या काम कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, घटाता है। यानी कि अपने ब्लड में अगर कैल्शियम बढ़ गया तो ये कैल्शियम लेवल को कम करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी लाइन, ये सब कार्य जो है वो नेगेटिव फीडबैक द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब प्रश्न ये आ गया, नेगेटिव फीडबैक क्या चीज़ है? नेगेटिव फीडबैक इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, नेगेटिव फीडबैक द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ से छोटी सी एक लाइन में। देखो नेगेटिव फीडबैक कैसे, अपने अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये थायराइड ग्लैंड है, ये सारे कार्य ये कर रही है, ब्लड में क्या डाल रही है, थायराइड हार्मोन, ठीक है। लेकिन ये कार्य ऐसे नहीं होते, ये बहुत नियंत्रित होते हैं और नियंत्रित पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड भी नियंत्रित है हाइपोथैलेमस द्वारा। देखो अब समझो क्या होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करती है। हाइपोथैलेमस कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में है, वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सीक्रेट करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके प्रेरित करती है, उसे जाके जगाती है, जागो और एक हार्मोन सीक्रेट करो। और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था TSH, ये हार्मोन है थायराइड, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, इसलिए नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया और पीयूष ग्रंथि को जाके जगाया कि जागो जागो, अपने शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो गया। तो ये TSH हार्मोन सीक्रेट करेगी और ये TSH हार्मोन जाएगा थायराइड ग्रंथि के पास, वहाँ फॉलिकल्स को जाके जगाएगा, फॉलिकल्स को उठाएगा कि फॉलिकल्स उठो, अपने बॉडी में ऊर्जा कम हो गई, ऊर्जा बनाओ। इसके लिए फिर ये थायराइड हार्मोन सीक्रेट करेंगे T3 और T4 और ये ब्लड के थ्रू एक एक सेल्स में जाएंगे और सेल्स में जाके ये सारे कार्य करेंगे, ऊर्जा बनाएंगे। लेकिन ब्लड में इस थायराइड हार्मोन का जैसे ही लेवल बढ़ता है, समझना नेगेटिव फीडबैक यहाँ आपको समझ में आएगा, जैसे ही ब्लड में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है, ये ही बढ़ा हुआ लेवल हाइपोथैलेमस को रोकने का काम करता है, उसको संदमित करता है। थायराइड हार्मोन बढ़ते ही ये हाइपोथैलेमस को जाके ये काम न करने के लिए प्रेरित करता है कि थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग मत करो, ज़्यादा हो गया ब्लड। तो एक तरह से कहावत है ना कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करें, वो वाली सी बात हो गई कहीं। जब भी ये मुहावरा दिमाग में रखना, जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, उसी को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। समझ में आई, जिस थाली में खाओगे उसी में अगर आप छेद करते हो तो वो नेगेटिव फीडबैक है। क्या हुआ, बेचारे जिस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने ब्लड में थायराइड हार्मोन बढ़ाया था, इस थायराइड हार्मोन की मदद की थी, इसी ने जाकर हाइपोथैलेमस को भड़का दिया और कहा कि ये तो बेकार आदमी, इससे नाता तोड़ लो। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बंद हो गया इसकी वजह से। हुआ कि नहीं? तो जिस थाली में छेद खा रहे हैं उसी में छेद करने वाली बात, उसको हम बायोलॉजी की भाषा में नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, बस इतना। तो थायराइड हार्मोन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बढ़ने से ये बढ़ा, लेकिन इसका बढ़ना ही हाइपोथैलेमस को संदमित करता है और थायराइड हार्मोन की फिर इसी की खुद की मात्रा भी उससे कम होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा थायराइड ग्रंथि के कार्य क्या क्या हैं, सारे कार्य हमने समझे हैं। अगले वीडियो में हम जो इससे संबंधित जो एबनॉर्मलिटीज़ है, जो विषमताएं हैं, इनकी कमी से क्या हो सकता है, इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में यूं ही वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।